Dear students, I hope you are in the best of your health. लर्निंग के प्रोसेस में हम आपको वेलकम कहते हैं और हमने सेंटेंस और क्लास के बारे में डिटेल से पढ़ने का जो प्रोसेस शुरू किया है उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा सेंटेंस और क्लास की लर्निंग का पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 को हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पसेस और फंक्शंस। किस मकसद के लिए, किस काम के लिए कौन सा सेंटेंस यूज़ किया जाए, उसी बुनियाद पर सेंटेंसेस को 6 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ये बात हम आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट में बता चुके हैं। बाय फंक्शन और पर्पस सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। डिक्लेरेटिव, जिन्हें आप एसर्टिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें आप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और कंडीशनल सेंटेंसेस, जिन्हें आप कंडीशनल्स भी कह सकते हैं। तो किस मकसद के लिए, किस काम के लिए कौन सा सेंटेंस यूज़ किया जाए, उसी बुनियाद पर सेंटेंसेस को इन 6 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ये बात आप ऑलरेडी जान चुके हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, जिन्हें आप कंडीशनल्स भी कहते हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं और कंडीशंस का रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट या आउटकम भी मेंशन किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर इम्पोजिंग कंडीशंस एंड गिविंग रिजल्ट्स और इफ़ेक्ट्स और आउटकम ऑफ दोज कंडीशंस। जनरली देयर आर 2 क्लासेस इन कंडीशनल सेंटेंसेस। जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें आम तौर पर 2 क्लासेस होती हैं। A clause in which a condition is mentioned can be called a conditional or if clause, which is actually a subordinate or dependent clause. कंडीशनल सेंटेंसेस में वो क्लास जिसके अंदर कंडीशन मेंशन की जाती है उस क्लास को कंडीशनल क्लास भी कहा जा सकता है और इफ़ क्लास भी कहा जा सकता है। कंडीशनल क्लास भी कहा जा सकता है और इफ़ क्लास भी कहा जा सकता है। इफ़ क्लास इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उसका आगाज़ मोस्टली इफ़ से किया जाता है और कंडीशनल सेंटेंसेस में जिस क्लास के अंदर कंडीशन लगाई जाती है, कंडीशन मेंशन की जाती है, वो एक्चुअली हमारी सबऑर्डिनेट क्लास ही होती है, जिसे आप डिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं। A clause in which result or effect or outcome of the condition is mentioned is actually an independent or main or principal clause, which can also be called a result or effect clause. तो कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशंस लगाकर साथ उसका रिज़ल्ट, उसका इफ़ेक्ट या उस कंडीशन का आउटकम भी बताया जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में जिस क्लास के अंदर कंडीशन का रिज़ल्ट मेंशन किया जाएगा, आउटकम बताया जाएगा, इफ़ेक्ट बताया जाएगा, वो हमारी प्रिंसिपल, जिसे आप मेन या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, वो होगी। और इसको आप रिज़ल्ट क्लास या इफ़ेक्ट क्लास भी कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कंडीशन का रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
If Aslam goes to school, I will accompany him. ये कंडीशनल एक सेंटेंस है, उसकी एग्जांपल हमने आपके सामने रखी है। इफ़ असलम गोज़ टू स्कूल, अगर असलम स्कूल जाएगा, आई विल अकम्पनी हिम, तो मैं उसके साथ जाऊंगा, उसको ज्वाइन करूंगा। तो इस एग्जांपल के अंदर इफ़ असलम गोज़ टू स्कूल, ये एक कंडीशन मेंशन की गई है और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, आई विल अकम्पनी हिम। तो आई विल अकम्पनी हिम ये इसी कंडीशन का रिज़ल्ट बताया गया है, इफ़ेक्ट बताया गया है, आउटकम क्या निकलेगा ये बताया गया है। तो इस एग्ज़ाम्पल में इफ़ असलम गोज़ टू स्कूल, ये हमारी इफ़ क्लाज़ है, यानी कि जिसे आप कंडीशनल क्लाज़ भी कहते हैं। इसमें कंडीशन को मेंशन किया गया है और इस कंडीशन का रिज़ल्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर मेंशन किया है, आई विल अकम्पनी हिम। तो ये हमारी रिज़ल्ट क्लास है, या इसे आप इफ़ेक्ट क्लास भी कह सकते हैं, जो कि हमारी एक्चुअली मेन क्लास ही होती है, जिसे आप प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। इफ़ असलम गोज़ टू स्कूल, आई विल अकम्पनी हिम, तो जो रेड कलर में लिखी गई है इफ़ असलम गोज़ टू स्कूल, ये हमारी कंडीशनल क्लास है, इसमें कंडीशन को मेंशन किया गया है। और आई विल अकम्पनी हिम, इसमें रिज़ल्ट बताया गया है, तो लिहाजा ये हमारी मेन इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास है और आप इसे रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन का रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट बताया गया है। अब हम देख लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं। ज़ीरो कंडीशनल्स, टाइप 1 कंडीशनल्स, टाइप 2 कंडीशनल्स एंड टाइप 3 कंडीशनल्स। तो इस वीडियो में हम इनको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़ीरो कंडीशनल्स, टाइप 1 कंडीशनल्स, टाइप 2 कंडीशनल्स और टाइप 3 कंडीशनल्स को, इन कंडीशनल सेंटेंसेस की इन चारों टाइप्स को हमने अपनी सेपरेट वीडियोस में डिटेल से कवर किया है और वो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप उन्हें वॉच कर लें। अगर आपने उनको वॉच नहीं किया तो आप उन्हें वॉच कर लें। तो लिहाजा इस वीडियो में हम इनको डिटेल से कवर नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास, जिसे डिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। हाउ टू मेक सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लासेस। सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लासेस को कैसे बनाया जाएगा। आप ये जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लासेस 3 किस्म की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लासेस: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। ये हम आपको अपने प्रीवियस पार्ट में बता चुके हैं। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लासेस आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर आपको एक सबऑर्डिनेट क्लास बनानी है तो सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हमें मदद की ज़रूरत होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से हम बनाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लासेस बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ज़रूरत है। When a subordinating conjunction is placed before the subject of a class, that class becomes a subordinate or dependent class.
डिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ज़रूरत होती है। तो जब हम किसी क्लॉज के सब्जेक्ट से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देते हैं तो वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है। तो जब क्लॉज को सबऑर्डिनेट बनाना है तो क्लॉज के सब्जेक्ट से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाई जाती है। तो जिस क्लॉज के सब्जेक्ट से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दी जाए वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो आई एम सिक, अगरचे मैं बीमार हूँ, तो अब ये एग्ज़ाम्पल एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की है। अगर इस एग्ज़ाम्पल में से हम दो का वर्ड हटा दें तो हमें बात पूरी समझ में आ जाएगी। आई एम सिक सिर्फ अगर होगा तो हमें बात समझ में आ जाएगी। लेकिन इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ के आप ये समझ सकते हैं कि दो का एक वर्ड ऐसा है जो आई एम सिक के साथ लगा तो बात इनकम्प्लीट रह गई, बात ने पूरी सेंस नहीं दी। अगर दो का वर्ड ना हो तो आई एम सिक में कंप्लीट सेंस पाई जाएगी, लेकिन ये दो के वर्ड की वजह से कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ये क्लॉज जो लिखी हुई है ये पूरी सेंस नहीं दे रही। इसमें आई सब्जेक्ट है और एम सिक प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आए हुए हैं इसमें। तो लेकिन दो का वर्ड आ गया है सब्जेक्ट से पहले, आई सब्जेक्ट है और उससे पहले दो का वर्ड आ गया है, तो इस दो के वर्ड की वजह से ये क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं दे रही और हम इसके बाद फुल स्टॉप लगा के इसे सेंटेंस भी नहीं बना सकते। तो यही जो दो का वर्ड है जिसकी वजह से ये क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, यही वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब किसी क्लॉज के सब्जेक्ट से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दी जाती है तो वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है, जिसे आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इन शॉर्ट, अगर हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज बनानी है तो हमें सब्जेक्ट से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लगाना पड़ेगा। आपके सामने हमने कुछ इम्पोर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट मेंशन की है और इनमें से कुछ का यूज़ हम अपनी सेपरेट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की उन वीडियोस को देख लें जिनमें हमने इनमें से कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ समझा है। अगर आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मीनिंग और उनको क्लॉजेस में यूज़ करना आ जाता है तो फिर आपको क्लॉजेस की अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में जो हम डिटेल से बात करेंगे उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये हमने आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट रखी है और इनमें से कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ हमने अपनी सेपरेट वीडियोस में कवर किया है और वो वीडियोस हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अपनी सेंटेंस और क्लॉज की लर्निंग को डिटेल से हम जारी रखेंगे, तो इल्म हासिल करते रहिए क्योंकि इल्म ताकत है, और प्रैक्टिस भी करते रहिए बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपनी इसी बात के साथ
हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।